फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत क्लासेस की एनसीईआरटी जियोग्राफी को रीड करूंगी। अध्याय 1, सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। हम इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। बात करेंगे, अगर हम सूर्यास्त के समय आकाश को देखेंगे तो आसमान ऐसा लगता है वो एकदम काफ़ी सारे चमकते हुए बिंदु से दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। अगर संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से जब संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है तो उन समय चमकीले होते हैं, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले भी होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान में क्या हीरा जड़ा हुआ हो। लेकिन कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होते हैं, और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते भी हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। जी हाँ, हम इस चमकीली वस्तुओं के साथ प्रत्येक दिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ये क्या होता है? अलग अलग समय पर अलग आकार में दिखाई देता है। कौन? चंद्रमा ना। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ये पूर्ण चंद्रमा वाली 1 महीना में एक बार देख सकते हैं। 15 दिन के बाद ये फिर से इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। फिर इसको हम लोग 15 दिन के बाद नहीं देख सकते हैं, और नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आसमान साफ है तो हम लोग इसको अच्छे से आसमान का अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी आकाश तो कहाँ साफ नहीं दिखता है, काफ़ी धूलकणों से भरा हुआ दिखता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? सही बात है, हमें दिन के आश्चर्य की बात यह है कि हमें दिन के समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात के समय दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। चूँकि क्या होता है, सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज होता है और उसके चलते छोटे छोटे तारों का चमक कम होता है, और तारों का जो तारे होते हैं इसकी दूरियां भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। और जो सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज होता है ना, इसके चलते भी दिखाई नहीं देता है। बात करें सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, इनको क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। फ्रेंड्स, मैं दोहरा रही हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा है तथा वे सभी वस्तुएं जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बैठा देता है सूर्य, चंद्रमा और कुछ ऐसे ही ग्रहों का प्लेट्स का नाम दे देंगे, और फिर ऑप्शन में पूछेंगे कि ये कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है। ऐसे आप लोग को क्वेश्चन में मिलता है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जिसके पास प्रकाश होती है, जिसके पास ऊष्मा होती है, उसको क्या बोलेंगे? तारा। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। चूँकि जितने भी तारे हैं ये सब एक सूर्य के बराबर ही हैं, लेकिन ये सूर्य हमारे सबसे नज़दीक होने के कारण इसको बड़ा दिखते हैं, लेकिन ये तारे काफ़ी दूर होने के कारण हमें इसका प्रकाश और इसका क्या बोलते हैं, इसका लाइट चमकना, मतलब इसका क्या बोलेंगे, इसका चमक कम दिखाई पड़ता है।
और वे क्या दिखाई देते हैं, अत्यंत छोटे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती होगी। हमने या आपने अगर बात करें कि हम लोग कहीं दूर से या कहीं ऊंचाई से या कहीं नीचे से ही किसी चीज़ को देखेंगे या हवाई जहाज़ को ही देखेंगे तो काफ़ी छोटा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार तारे भी बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण इसका चमक हमें कम दिखाई देता है, फिर इसको छोटा ही दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि यानी सप्त यानी सात, सप्त सात यानी ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। देखिए, जो अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर क्या है, एक तारों का समूह है ना। ये तारों का समूह है। ये तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति है जिसको क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आज देखते हैं नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि यानी सात और ऋषि संत, सप्त सात या ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि क्या एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने पड़ोस या परिवार में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाइए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। देखिए, अगर हम अपने पड़ोसी से या किसी बड़े से बात करें तो हमें तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाने के लिए बात कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन समय में लोग अपना दिशा पता लगाने के लिए क्या करते थे, ये ध्रुव तारा का सहारा लेते थे। देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। एक लड़की है, यहाँ से देख रही है ध्रुव तारा को। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम सप्त ऋषि की सहायता से, सप्त ऋषि की बात है, सप्त ऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारा के बारे में जान सकते हैं। चित्र 1.1 में हम देख सकते हैं, तो देख चुके हम लोग। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए। अगर इसको ऐसे काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी ना। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए, हम लोग ऊपर में क्या पढ़े थे, तारों का जो होता है उसका अपना प्रकाश होता है, ऊष्मा होता है। लेकिन जो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिसका प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जैसे ग्रह, इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रहों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लैनेट। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। जिसका क्या अर्थ होता है, परिभ्रमक, मतलब भ्रमण करने वाला या घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। देखिए, पृथ्वी को संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलती है, सूर्य से। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर इस चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम लोग पृथ्वी को चंद्रमा से देखेंगे तो ये चंद्रमा की तरह प्रतीत होगी, चमकती हुई प्रतीत होगी। देखिए, कुछ रोचक तथ्य इसमें दिया हुआ है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये 3 ग्रह हैं जिसके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों से, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उसकी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको कैसे देख सकते हैं, अगर पृथ्वी से देखना है तो काफ़ी शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। देखिए, सौरमंडल स्रोत, अब सौरमंडल का स्रोत देखना है।
हमारा ग्रह किस तरह से बना हुआ है। फर्स्ट में क्या है, मरकरी बुध, इसके बाद बुध हो गया, इसके बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, और एक किस तरह से क्षुद्र ग्रह पर पट्टी है। देखिए किस तरह से पट्टी बना हुआ है ना। इधर बृहस्पति है, जुपिटर, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, और लास्ट में नेपच्यून है। अब एक एक ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए बुध, फर्स्ट में बुध है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। ये बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में, और लेकिन अपने अक्ष पर 243 दिन में। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। मंगल ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में। जो मंगल ग्रह है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है। और चंद्रमा की संख्या इसकी 2 है। पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है, लेकिन मंगल की चंद्रमा की संख्या 2 है। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह है जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टानों से बने हैं। ये इनर प्लैनेट है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के बहुत नज़दीक है, और ये चट्टानों से बने हैं। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल, 11 महीने, लगभग 12 साल, और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 53। ये जो बृहस्पति है ये 11 साल, 11 महीने, 12 साल, यानी 11 साल 11 महीने मतलब 12 साल लगभग में, और अपने अक्ष पर कितने समय में कब पूरा करता है? तो 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी है? 53, लगभग में 53 है। जो शनि है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल में पूरा करता है। कितने साल में? 29 साल में, और 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। जो अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय पर पूरा करता है? 10 घंटे 40 मिनट, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है इसकी? लगभग 53। मतलब बृहस्पति और शनि की चंद्रमा की संख्या लगभग समान ही है ना। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। जो यूरेनस ग्रह है इसके सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटा 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या कितनी है इसकी? 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल लगेंगे इसको, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, और इसके चंद्रमा की संख्या 13 है। फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, जो परिक्रमण और परिक्रमण घूर्णन में क्या अंतर है। देखिए जो चंद्रमा है ना, इसे बात करते हैं ये शनि ग्रह, यहाँ पर बीच में सूर्य है, थोड़ा इसको कलर करती हूँ। ये बीच में सूर्य हो गया आपका, ठीक है, और ये सारे ग्रह हो गए। ये सारे ऐसे घूमते सूर्य के चारों ओर घूमेंगे। ये क्या हो गया आपका? परिक्रमण। ये आपका परिक्रमा कर रहा है सूर्य का। अगर बात करें ये जो ग्रह जैसे ये ग्रह है ना, ये ग्रह अपने ही अक्ष में ऐसे मतलब ऐसे घूमेंगे, मतलब इसी के साइड में ऐसे घूमेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन। और ये जो हम लोग पढ़ चुके बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये कौन से ग्रह है? ये बाह्य ग्रह है ना, आउट ऑफ प्लैनेट्स। ये क्या है? आउट ऑफ प्लैनेट्स, बाह्य ग्रह। इसकी क्या खास बात है?
तो ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। फ्रेंड्स, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जो आंतरिक ग्रह हैं ये सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। लेकिन जो बाह्य ग्रह क्या है, ये सूर्य से काफ़ी दूर है और इसके आकार भी बहुत बड़े हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं पौराणिक समय में पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। अगर पौराणिक रोमन कहानी की बात करें तो सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखना है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। देखिए, जो सूर्य है, यह सूर्य कितने ग्रह से? 8 ग्रह से, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर इस सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ये हमारा सूर्य है ना। सूर्य के बारे में देखें। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होते हैं। ये जो सौरमंडल है ना, हम लोग इस तरह से देखें ना सौरमंडल, तो ये केंद्र में स्थित होते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो सूर्य है, इसका खिंचाव बल होता है। इसका खिंचाव बल इस तरह से इसको खींचे रखता है, जो सौरमंडल में इसको बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है, सौरमंडल के लिए एक प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। चूँकि एक नैतिक है ना, इसीलिए एकमात्र स्रोत है। अब बाकी सारे जितने भी तारे हैं वो काफ़ी दूर में हैं, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। जो सूर्य है, इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम लोग नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। देखिए, ये सबसे नज़दीक भी है, फिर भी ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए, ग्रह की बात करें तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, तो कितने हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अगर ऐसा हम इसको देखेंगे, बुध, बृहस्पति को छोड़कर शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बुध को छोड़कर बृहस्पति और शुक्र को छोड़कर शनि। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं ना। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये 8 ग्रह है। अगर सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। देखिए, यहाँ पर जो सूर्य के नज़दीक के अनुसार, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का तरीका। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। मतलब माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेंट एज नट्स। हम लोग इसको अंग्रेजी में इस तरह से याद रख सकते हैं।
अब देखते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी, जो जियोग्राफी है एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीव शब्द यानी जीव शब्द का अर्थ क्या होता है, जी शब्द का अर्थ होता है ग्राफिया। जी शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी, एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, जो जी शब्द है उसका क्या अर्थ है, पृथ्वी, और ग्राफिया का क्या अर्थ है, लिखना। आइए हम लोग पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानना है। देखिए जियोलॉजी, ये जियोलॉजी है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन। जियोइड्स यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, ये जियो से कितना शब्द बना, 3 ना। जियोलॉजी यानी जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, फिर पृथ्वी का मापन, फिर पृथ्वी के आकार का अनुरूप, जियोइड। ठीक है, अब देखेंगे क्या आप जानते हैं, मैम हमें क्या बता रही है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। देखिए जो रात में आसमान को देखते हैं तो सभी को मोहित कर लेता है, लेकिन जो इस खगोलीय पिंड का अध्ययन करता है, उनकी गति के संबंध में अध्ययन करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। जो आर्यभट्ट है ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने क्या कहा था, जो सभी ग्रह और चंद्रमा हैं तो परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये परावर्तित, ये क्या है, परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। बात करेंगे तो आज विश्व के सभी लोग खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगा हुआ है ना। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जो सौरमंडल में सभी 8 ग्रह हैं तो ये निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। देखिए ना, हम लोग ऐसे सूर्य का ऐसे है, ऐसे ग्रह ऐसे है, ये लोग यहाँ से ऐसे घूमता है, सभी ग्रह ऐसे घूमता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक कक्षा, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध, तो इसको कितने दिन लगते हैं, 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो शुक्र है वो पृथ्वी का क्या है, जुड़वा ग्रह, सिस्टर ऑफ अर्थ, तो जुड़वा ग्रह है ना पृथ्वी का। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। चूँकि ये क्यों जुड़वा ग्रह है, तो ये इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान ही है, लगभग में पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। देखिए हम लोग अभी तक इसको प्लूटो को भी ग्रह मानते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको अपने बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि यह प्लूटो कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड है, जो 2003 UB 313 सीरस, जिसको बोने ग्रह के नाम से जाने जा सकते हैं। इसको क्या कहकर नाम के जान सकते हैं, तो बोने ग्रह के नाम से। देखिए पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर सूर्य की दूरी के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये आकार की बात करें तो ये 5वां ग्रह है। ये ध्रुव के पास सबसे थोड़ी चपटी है। अगर पृथ्वी को हम लोग देखेंगे, ये इस भाग में थोड़ी चपटी है, इस भाग में थोड़ा सा चपटी है। ये ध्रुव के पास थोड़ा सा चपटा दिखता है पृथ्वी, जिस प्रकार से संतरा होता है ना, उसी तरह संतरा आकार का ऐसे।
ऐसे इस जगह पर। यही कारण है कि इसका आकार को भूआब कहा जाता है। इसी कारण से इस आकार को क्या बोलेंगे, तो भूआब। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैम क्या बताई है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतने दूर होने के बावजूद कितना समय लगता है, 8 मिनट का ना। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। देखिए अब रोचक तथ्य में क्या दिया हुआ सर। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को यानी 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। जो नील आर्मस्ट्रांग है ये कब कदम रखा, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब देखते हैं आगे क्या है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। देखिए अगर बात करें इसके साइज का तो ये हमारे पृथ्वी से 1/4 यानी 1/4 है। और ये इतना बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह अन्य ग्रह की अपेक्षा ये सामने है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। जी हाँ, तो कर सकते हैं तुलना। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। देखिए उपग्रह क्या है, उपग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। ये उपग्रह क्या है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। जो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इसको कैसे भेजते हैं, तो रॉकेट के द्वारा भेजते हैं और अंतरिक्ष में भेजते हैं और पृथ्वी की एक कक्षा में इसको स्थापित कर देते हैं। अंतरिक्ष में इसलिए उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, अगर बात करें अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह क्या क्या है, तो इनसैट है, IRS है और एडुसेट है। देखिए ये रॉकेट का प्रक्षेपण है, ये रॉकेट है और रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना है। ये उपग्रह का कक्षा में प्रवेश है। देखिए किस तरह से उपग्रह कक्षा में प्रवेश हो गया। ये मानव निर्मित उपग्रह है ना। अब देखेंगे जीव एवं पौधों को जीवित रखने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तो आप पता कर सकते हैं किन तत्वों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी समेत चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की उपस्थिति देखिए अगर बात करेंगे तो चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं। इस साइड देखेंगे या एक साइड, जिधर घूर्णन करेगा चक्कर रहेगा, जिस तरफ उसका फीट रहेगा चंद्रमा का, तो उसी साइड देख पाएंगे।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। बात करें चंद्रमा के में जीवन की, तो इसमें जीवन रहना अनुकूल नहीं है। और इसकी सतह कैसा है? पर्वत है, मैदान है, गड्ढा है और चंद्रमा की सतह पर छाया ही रहता है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अगर बात करें छाया देखना है तो पूर्णिमा के दिन को इनकी छाया, मतलब जो इसका साइड, एक साइड में छाया दिखाई दे सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? देखिए क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, कैसा है ना। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, ये तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, तारा हो गया, ये सारे चक्कर लगाते हैं। उसी तरह ये क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो मंगल है और बृहस्पति है उसके कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। बात करेंगे ये क्षुद्र ग्रह है क्या, तो ये क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले ये विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गए हैं। दिखता भी है तो टूटा हुआ जैसा, टूटा हुआ दिखता है ना, कहाँ गोल नहीं दिखता है। उल्का पिंड क्या है? देखेंगे उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहेंगे? उल्का पिंड। जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ा होता है, उसको क्या बोलेंगे? उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, ये उल्का पिंड है। ऐसा कभी कभार ऐसा भी संभावना बन जाता है कि यहाँ गिरते गिरते ये पृथ्वी तक आने लगता है। लेकिन हवा का जो घर्षण होता है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर में हवा का जो घर्षण होता है, इसे घर्षण होते ही ये उल्का पिंड टूट जाते हैं और गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड या उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अगर कभी कभार ये बिना जले ही गिर जाए पृथ्वी पर तो ऐसे विशाल गड्ढा बन जाएगा। देखिए ना, ये आकाशगंगा है। ऐसे गिर जाएगा तो ऐसे गड्ढा बन जाएगा ना, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए, अगर हम कभी कभार देखेंगे सौरमंडल में या आकाश में इस प्रकार से बहुत सारा तारा ऐसे बहुत सारा तारा एक गंगा की भांति दिखता है ना, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? आकाशगंगा या मिल्की वे कहेंगे। और ये प्राचीन भारत में इसकी कल्पना किससे की गई थी? एक नदी से की गई थी और इस प्रकार से इसका नाम क्या रखा गया? आकाशगंगा। ये आकाशगंगा करोड़ों तारों का एक क्या है? एक समूह है। करोड़ों तारा है, उसमें बादल भी है, उसमें गैस भी है, इन सारे प्रणाली है, इन सब का एक प्रणाली है। और इस प्रकार से ये क्या है? लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस प्रकार से बहुत सारे आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब बात करेंगे इसकी विशालता,
तो इसकी विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन होगा, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन फिर भी बात करेंगे तो हम लोग जानेंगे या बात करेंगे कि इसी ब्रह्मांड का हम लोग क्या है, एक हिस्सा है ना। देखिए हमारे में कैसे बताई हुई है, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, इस प्रकार से हम लोग हैं। आगे कुछ है नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ये सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से ना। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। प्ले कार्ड वितरण का क्रम है, सबसे लंबा सूर्य, सबसे छोटा चंद्रमा। जो सबसे लंबा क्या है, सूर्य है, और सबसे छोटा क्या है, चंद्रमा। बुध, मंगल, शुक्र एवं पृथ्वी लगभग समान लंबाई वाले हैं, लेकिन नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति पहले के 4 ग्रहों से लंबे लेकिन सूर्य से छोटे हैं। इन सभी छात्रों को अपने अपने प्ले कार्ड ये प्रैक्टिकल करना है। ये प्रैक्टिकल करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छा से सुनते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, आप लोग का तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी।